Hello everyone, I am Radha Pandey and once again we are going to learn the chapter of class 12 biology that is human reproduction. आज की क्लास में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर करेंगे। हमने पीछे जो क्लासेस खत्म की थी उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर कर लिया था और हमने पूरा डिटेल में हर कुछ जान लिया है और अब हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना है, उसकी एनाटॉमी को देखना है। तो बात शुरू करते हैं। आइए, आपको अगर याद हो तो मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो बात है वो शुरू ही की थी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता कहाँ पर है बॉडी में। और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि पेल्विक रीजन में होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बिल्कुल उसी तरीके से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये भी आपको पेल्विक रीजन में ही पाया जाता है। मैंने बताया था पेल्विक रीजन कमर का हिस्सा होता है, कमर और उसके आसपास का उसके नीचे का पोर्शन जो है वो पेल्विक रीजन में कंसिडर किया जाता है। वहां पर पेल्विक बोन होने के चलते उसको पेल्विक रीजन कहते हैं। उसी रीजन के पास आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मिल जाएगा। बस फर्क ये होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है कुछ हिस्सा वो बाहर होता है, जैसे कि टेस्टिस बाहर होता है, स्क्रॉटम के साथ अंदर मौजूद होता है और बॉडी के बाहर रहता है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा नहीं होता। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सारे हिस्से बॉडी के भीतर ही मौजूद होते हैं। तो हमें उसको भी थोड़ा सा समझना है, तभी हम क्लियर कर पाएंगे कि उसकी एनाटॉमी कैसी है। ठीक है, और हमारी क्लैरिटी भी थोड़ी अच्छी हो सकेगी। तो बात शुरू करें। आइए, चलिए, सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा पहला पॉइंट तो यही होना चाहिए कि ये होता कहाँ है। तो पहला पॉइंट मैं अगर लिखूं तो यही होगा कि लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। सही है। चलिए, सेकंड पॉइंट कि ये किन किन चीजों से मिलके बना है। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो था वो दो पार्ट था उसके अंदर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी दो हिस्से में बटा हुआ है और इसका दो हिस्सा जरा देखिएगा। पहला हिस्सा है इसके पास भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सही है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको जिस स्ट्रक्चर का जिक्र होता है दैट इज ओवरी। जैसे वहां पर टेस्टिस की बात हुआ करती थी, यहाँ पे ओवरी होगा। सही है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की अगर बात की जाए तो ये फर्दर 5 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट का नाम है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसको ओविड डक्ट भी कहते हैं फैलोपियन ट्यूब को। तो आप चाहें तो इसका एक और नाम लिख सकते हैं, और ओवी डक्ट। ठीक है। वहीं दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसका नाम होता है यूटेरस। यूटेरस, और यूटेरस को वुम्ब कहते हैं। हिंदी में इसको गर्भ कहा जाता है। ठीक है। बच्चा यही रहता है। ठीक है। बच्चा पेट में नहीं रहता, पेट में खाना रहता है, यहाँ पर बच्चा रहता है, गर्भ में बच्चा रहता है, तो यूट्रस या वुम्ब कहते हैं। ठीक है। चलें, उसके बाद तीसरा जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस, ठीक है। सॉरी, क्लाइटोरिस नहीं, सॉरी सर्विक्स। सर्विक्स। चौथा जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है वजाइना। वजाइना। और जो पांचवा स्ट्रक्चर है उसका नाम है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। वैसे देखा जाए तो ये सब के सब एसेसरी डक्ट हैं, ये सब के सब पूरा। ठीक है। मतलब वो रास्ता जहां से एग को पैसेज मिलता है, एग को पाथवे मिलता है, और ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया। ठीक है। तो इस ये मैं उसको उस तरह से लिखने की बजाय, एसेसरी डक्ट और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में डिवाइड करने की बजाय, मैंने इसको इस तरह से पूरा खोल दिया है और बता दिया कि ये चारों जो हैं वो ऑलमोस्ट एसेसरी डक्ट में आ जाएंगी और ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। अब मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस होता है। सही है।
फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है उसका नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन इसको वल्वा कहते हैं, वल्वा कहते हैं। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन होता है आमतौर पे। बहुत सारे लोगों को लगता है, फीमेल्स को ऐसा लगता है कि उनका वजाइना बाहर दिखता है, लेकिन वजाइना नहीं दिखता, वजाइना बॉडी के भीतर होता है। वल्वा नजर आता है, जो बाहर ऑर्गन नजर आता है आपका जेनिटल ऑर्गन जो होता है वो वल्वा होता है, वो वजाइना नहीं होता है, वजाइना बॉडी के भीतर रहता है। सही है, सिर्फ वजाइना का ओपनिंग दिखता है। तो मैं फोटो बनाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। चले, तो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो है आपका डिवीजन हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, इसमें से एक एक को बहुत डिटेल में समझना है, सबका रोल समझना है, सबके बारे में जानना है, एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहले मैं ओवरी से बात स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, देखिएगा जरा, ये है ओवरी। ठीक है, बुक में इसका लेंथ दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। वैसे बहुत सारे किताब पढ़ोगे तो आप उसको इसका विड्थ और थिकनेस वो सब भी दिया रहता है। ठीक है, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया है वो डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना। तो एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसका लेंथ जो है वो उन्होंने दे रखा है 224 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका लेंथ उन्होंने दे रखा है। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक तरह से अनशेल्ड एलमोंड की तरह स्ट्रक्चर होता है। यहां पे लिख देती हूं मैं, लाइक अनशेल्ड एलमोंड शेप। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब समझो जरा, देखो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन करता क्या है, किस तरह का पहले इसका भीतर का स्ट्रक्चर होता है। देखो, ये जो अंदर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो बीच वाला पोर्शन है, अंदर वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मेडुला। और जो इसके बाहर वाला हिस्सा है, इसको पहले लिख लो आप, मेडुला कहते हैं। और जो बाहर वाला हिस्सा है इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। बड़ा ही जनरल टर्म है कॉर्टेक्स और मेडुला। ये आपको किडनी या एड्रिनल ग्लैंड के अंदर भी नजर आ जाएगा। ठीक है, बॉडी के बहुत सारे हिस्सों में नजर आता है ये चीज। तो आपको बस एक छोटा सा मैंने एक आइडिया दे दिया। ठीक है, कॉर्टेक्स और मेडुला कहते हैं, ध्यान पे रखना, यहाँ पे भी इसको ये कहते हैं। इन दोनों को एक साथ मिला के स्ट्रोमा कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये पूरा हिस्सा स्ट्रोमा कहेंगे इसको। ये स्ट्रोमा दो पार्ट में बटा हुआ है, बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स है, पेरिफेरी वाला पार्ट, और जो मिडल रीजन का पार्ट है उसको मेडुला कहते हैं। सही है क्या? चलिए, जो स्ट्रोमा का जो कवर है, जो स्ट्रोमा है ये पूरा, उसका जो कवरिंग है वो एक्चुअली क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है। टिश्यू वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, और उसका भी एक्चुअली मॉडिफिकेशन हो रखा है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है ये, और ये एक्चुअली मॉडिफाइड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है, और अब इसको जर्मिनल एपिथेलियम बुलाते हैं। ठीक है, वर्ड है जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनेशन शब्द है यहाँ पर एक्चुअली छुपा हुआ उसमें। जर्मिनेशन का मतलब होता है उगाना, लगाना। तो यहाँ से जर्म सेल्स बनती हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई अपने इसको जर्मिनल एपिथेलियम कह लेते हैं। तो ये जो है आपका अल्टीमेटली जर्मिनल एपिथेलियम, यही वो सेल्स होती हैं जो ओवम बनाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, जर्म सेल्स को बनाने में हेल्प करती हैं, फीमेल जर्म सेल या ओवम जो भी आप बोल लो, उसको हेल्प करती है बनाने में। जर्मिनल एपिथेलियम मॉडिफिकेशन होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का। ठीक है, ये टिश्यू में आपको पढ़ाया जाता है। आप अगर वहां पे देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो यहाँ पर भी एक बार देख लीजिए। सही है क्या? चलिए, ये चीज भी हो गया। अब देखना, जो मेडुला वाला रीजन है इसमें से कुछ ब्लड वेसल्स एक्चुअली पास की हुई रहती हैं। ब्लड वेसल्स होती हैं इसमें से। ठीक है, कुछ नर्व्स होती हैं, कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये ब्लड वेसल्स अंदर में गई हुई हैं, कुछ कुछ बाहर में भी रहती हैं। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये ब्लड वेसल्स हैं, कुछ कुछ कॉर्टेक्स रीजन में भी जाती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गई। अब कॉर्टेक्स रीजन में आपको कुछ इस तरह के सेल्स नजर आएंगी। देखना आप, कुछ इस तरह के आपको
सेल्स दिखेंगे। ठीक है, ऐसे कुछ आपको सेल्स दिखेंगे। एक्चुअली ये ओवेरियन फॉलिकल्स हैं। ये ओवेरियन फॉलिकल्स हैं। ठीक है, एक्चुअली ओवरी के अंदर बनने वाली वो सेल्स हैं। और देखिएगा जरा, ये फॉलिकल्स मतलब यहाँ पे सेल्स ही होता है। यहाँ पे एक्चुअली चारों तरफ से कलेक्शन ऑफ सेल्स लगा हुआ होता है। ठीक है, कवर बना लेती है वो। और बीच में एक खास तरह का सेल होता है। उस खास तरह के सेल को ओवम कहते हैं। ओवम कहते हैं। ठीक है, जब इसका मैचुरेशन हो जाएगा, ये कंप्लीटली ग्रो कर जाएगा, तो फिर ये बॉडी से मतलब ओवरी से आपको बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ओवम हो गया। वैसे तो ओवरी से निकलने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो ओवम नहीं होता, सेकेंडरी oocyte होता है। ओवम तो स्पर्म से फ्यूज होने के बाद बनता है। ठीक है, स्पर्म से फ्यूज नहीं, स्पर्म की एंट्री होने के बाद बनता है। ठीक है, और लेकिन आपके बुक के हिसाब से अभी हम लोग चलेंगे जनरल टर्म लेकर के, इसको मैं ओवम कह लेती हूँ। आगे मैं समझाऊंगी कि कैसे वो चीज ओवम नहीं है, सेकेंडरी oocyte है, क्या गलत लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ है, तो क्या गड़बड़ है वो हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल आप इसे समझो कि ओवरी से ओवम निकल रहा है, तो याद करने में आसानी हो जाएगी आपके लिए। चलिए अब देखना जरा, आपको याद होगा मैंने कहा था टेस्टिस मेल गोनाड कहा जाता है टेस्टिस को, है ना। बिल्कुल उसी तरीके से ओवरी को आप फीमेल गोनाड कह सकते हो, है ना। तो अल्टीमेटली ये एक फीमेल गोनाड है। फीमेल गोनैड है, समझ रहे हो। दूसरी चीज कि ओवरी करता क्या है, तो जैसे कि टेस्टिस आपके गेमिट को प्रोड्यूस करता था, स्पर्म को प्रोड्यूस करता था, वैसे ही ओवरी भी है, गेमिट को प्रोड्यूस करेगा, ओवम को प्रोड्यूस करेगा। साथ में जिस तरीके से टेस्टिस मेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन किया करता था, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन किया करता था, बिल्कुल उसी तरीके से जो ओवरी है वो अपने भीतर से भी कुछ हार्मोन्स निकालती हैं। उसको ओवेरियन हार्मोन हम कह रहे हैं एक साथ मिला करके। और अगर मैं बात करूं तो फीमेल सेक्स हार्मोन जो है वो इस्ट्रोजन होता है, तो उसको भी ये प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा भी एक आधा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, लेकिन फिलहाल आप वैसे इतना याद रख लो कि ये क्या करता है, इस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ ओवरी का काम। तो क्या लिख लिया, जैसे ऊपर लिख लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेती हूँ इसका काम, प्रोड्यूस gametes and ovarian hormones। गैमेट को भी प्रोड्यूस करता है, साथ में कुछ ओवेरियन हॉर्मोन्स को भी ये प्रोड्यूस करता है। सही है क्या। तो ये आई थिंक आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा सारा का सारा बात। और ये ओवरी की बात हमने ऑलमोस्ट खत्म कर ली है। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया एक बार रिवीजन करा देती हूँ। ओवरी जो है वो एक स्ट्रक्चर जो है, इसका लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर दिया है। ये एक अनशिल्ड एलमोंड शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर के भीतर अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा पार्ट स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के कवरिंग को जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, जो कि आगे चल के जर्म सेल्स प्रोड्यूस करेंगी। स्ट्रोमा दो पार्ट में बटा हुआ है, पेरिफेरी रीजन को कॉर्टेक्स कहेंगे, भीतर वाले रीजन को मेडुला कहेंगे। भीतर वाले रीजन में ब्लड वेसल्स, नर्व्स ये सब गई हुई हैं। ठीक है, और जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है उसमें आपको ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप हो रही होती हैं। ठीक है, ये ओवेरियन फॉलिकल्स जब फुली डेवलप हो जाएंगी तो इनके भीतर से एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा सेल निकल के आएगा, जिसको अपने ओवम कहेंगे, और ये हमारा फीमेल गैमेट होगा। ठीक है, हेप्लॉइड सेल होगा और फीमेल गैमेट होगा। हेप्लॉइड सेल का मतलब होता है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो। आपके बॉडी के किसी भी सेल के भीतर क्रोमोसोम जो है वो 46 होगा, जिसमें से 23 आपके मॉम से आया है और 23 आपके डैड से आया हुआ है। लेकिन यहाँ जो ओवम बन रहा है इसके भीतर सिर्फ 23 ही है। ठीक है, 46 क्रोमोसोम नहीं है, सिर्फ 23 क्रोमोसोम है। वन सेट है आपका, चाहे वो मदर का हो चाहे वो फादर का हो। समझ आ रहा है आपको बात। तो ये बेसिकली 23 सेट लेकर के चल रहा है। आगे चल करके सेक्स क्रोमोसोम के बारे में और सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक जब आएगा तो हम लोग क्रोमोसोम को भी डिस्कस कर लिया करेंगे। लेकिन फिलहाल आई थिंक इतनी बातें सफिशिएंट है जो हमें जाननी थी। क्लियर है क्या। चलिए अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का, और उनको दिखाती हूँ कि कौन सा चीज कहाँ पे पोजिशन है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में मैंने आपको बताया था दो चीजें हैं, सिसरी डक्ट है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, और मैं ग्लैंड का भी जिक्र कर लूंगी यहाँ पर। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं। आइए उसकी फोटो में बनाती हूँ
और फोटो मैं भी बना रही हूँ, आप भी कॉपी पेन निकालिए और अपने हाथ से फोटो बनाइए। फोटो जो है अपने हाथ से बनाना आई थिंक ज्यादा फ्रूटफुल है इन कंपैरिजन टू आप सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर देख के रह जाइए। मैं स्टार्टिंग डे से शायद आपको बोल रही हूँ। अपने हाथ से फोटो बनाने का सबसे पहला जो एक फायदा होता है वो ये होता है कि आपको क्लियर कट पोजीशन पता होता है और याद करने में मदद मिलती है। कभी भी आप कोई 3D फोटो देख करके उतनी क्लैरिटी नहीं कर सकते हैं जितना अपने हाथ से पेंसिल से डायग्राम को बना के क्लैरिटी को कर सकते हैं। तो सिर्फ देख के मत छोड़िए, चाहे बुक का फोटो हो चाहे मेरा यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ फोटो हो, इसको अपने हाथ से बनाइए, ठीक है। इससे क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। आइए बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। यहाँ पे मैं फॉर्म कर रही हूँ। ये देखिए हम लोग एक्चुअली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहे हैं। आप भी मेरे साथ साथ बनाओ, फिर मैं लेबलिंग करूंगी तो आप भी मेरे साथ लेबलिंग कर लेना। चलो कंप्लीट हो ही चला है हमारा भी ऑलमोस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम लोग मार्किंग कर लेते हैं कि कौन सा चीज क्या है। चलो देखना जरा, सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। ये है फिम्बरी, ये है फिम्बरी, ये स्ट्रक्चर है इनफंडिबुलम। कहाँ बनाऊं मैं इसको, नीचे लिख लेती हूँ यहाँ पर। ये है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये है एम्पुला, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये है इस्थमस, ठीक है। ये जो है आपका ये जो है आपका ओवरी है, ठीक है। और ये जो होता है इसको कहते हैं ब्रॉड लिगामेंट। बेसिकली ओवरी को सस्पेंड करने के लिए स्ट्रक्चर बना हुआ होता है ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट, इसका नाम मेसोवेरियम भी कहीं कहीं पर मेंशन होता है, तो ये वही है, ठीक है। चलो ये चीज भी हो गया। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये है फंडस, ठीक है। इसको बोलते हैं यूटेराइन कैविटी। यहीं पर लिख देती हूँ मैं इसको, यूटेराइन, ठीक है, कैविटी। यूटेराइन कैविटी है ये, ठीक है। अब देखना इसके अंदर आ जाओ जरा। जो सबसे ये अंदर वाला हिस्सा है इसको कहते हैं इंडोमेट्रियम, ठीक है। जो ये बीच वाला पोर्शन है इसको कहते हैं मायोमेट्रियम, ठीक है। और ये जो बिल्कुल बाहर वाला पोर्शन है इसको कहते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है, पेरीमेट्रियम। सही है, चलो ये भी हो गया। अब देखना जरा, जो ये वाला हिस्सा है
ठीक है। यूट्रस के बाद जो ये वाला हिस्सा आता है इसको बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं सर्विकल कैनाल, ठीक है। ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं वजाइना, ठीक है। और यहां पर एक पतला सा थिन मेम्ब्रेन लगा हुआ होता है, इसको कहते हैं हाइमन, ठीक है। सारा पार्ट आई थिंक कवर हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। सब कुछ कवर कर लिया ना हम लोगों ने। अच्छा यहां पर ये देखो, इन तीनों को एक साथ मिला करके यूटेराइन वॉल कह सकते हैं। यूटेराइन वॉल, यूट्रस का वॉल है ये, ठीक है। तीनों एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, अभी इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो ये पूरा आई थिंक स्ट्रक्चर सारा कवर हो गया। अब सबको थोड़ा थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, हल्का हल्का। देखना जरा, ये फिम्बरी है ना, इसका काम क्या होता है समझना जरा। यहाँ पर आपको याद होगा मैंने बताया था बीच वाले पोर्शन को मेडुला कहते हैं और साइड वाले पोर्शन को कॉर्टेक्स कहते हैं। जब यहाँ पर एक बन के आ जाता है और जब ये एक बाहर रिलीज आउट होता है, ठीक है, तो ये जो फिम्बरी है ये बिल्कुल इस तरह से नीचे जा करके इसके से ओवरी के इस पोर्शन के नीचे जा करके और यहाँ से एक को कैच कर लेता है, ठीक है। और ये एक को कैच करके अपने भीतर ले आता है। समझ रहे हो बात को। तो पहले तो फिम्बरी का स्ट्रक्चर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, देख पा रहे होगे बिल्कुल उंगलियों जैसा स्ट्रक्चर है, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। काम क्या है, टू कैच द ओवम, टू कैच द ओवम, ओवम को कैच करना जब वो तैयार हो जाए, ठीक है। और तैयार हो जाए का मतलब यहाँ पे ओवुलेशन होता है, टर्म ओवुलेशन बताऊंगी आगे चल करके। जब एग तैयार हो जाता है तो ओवुलेशन होता है और एग बाहर चला आता है ओवरी से, ठीक है। तो टू कैच द ओवम आफ्टर ओवुलेशन, आफ्टर ओवुलेशन, सही है क्या, 2 पॉइंट हो गए। चलो अब देखना, ये जो फिम्बरी है इसने एक को कैच किया और उसको क्या कर दिया, ऊपर की तरफ धक्का मार दिया, इनफंडिबुलम में डाल दिया, ठीक है। इनफंडिबुलम की तरफ ये एक चला गया और इससे ऊपर चढ़ जाएगा, एक को ऊपर जाना है, ठीक है। कहाँ जाना है उसको, फैलोपियन ट्यूब में इस्थमस और एम्पुला के आसपास वाले जगह पे जाना है, वहीं पर स्पर्म उसको फ्यूज करेगा, सही है। तो बेसिकली इसको ऊपर चढ़ के जाना है। तो जो ये इनफंडिबुलम है, सबसे पहली बात तो कि इनफंडिबुलम एक फनल शेप्ड ऑर्गन होता है, फनल शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है। फनल शेप्ड ऑर्गन का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, इसका आप अगर ध्यान से चेक कर पा रहे होगे तो यहाँ पे डायमीटर कम है, ठीक है, यहाँ पे डायमीटर कम है। और फिर जब ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो इसका डायमीटर बढ़ जा रहा है, ठीक है। इस तरह के शेप का ऑर्गन है ये, इसलिए इसको बोल दिया फनल शेप्ड ऑर्गन है। क्लियर है क्या, समझ आ रही है आपको मेरी बात। तो ये फनल शेप्ड ऑर्गन है आपका, कौन, इनफंडिबुलम। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखना जरा, इनफंडिबुलम के वॉल्स पर, यहाँ जो इसके जो वॉल है इस पर सीलिया का प्रेजेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली देखना जरा, ये इनफंडिबुलम जो है यहाँ पर एक्चुअली कॉलुमनर इपिथेलियल, और कॉलुमनर भी नहीं, उसका भी मॉडिफाइड वर्जन होता है, सिलिएटेड कॉलुमनर, सिलिएटेड कॉलुमनर इपिथेलियल टिश्यू होती है यहाँ पर, समझ रहे हो, सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू होती है यहाँ पर। यहाँ जो इनफंडिबुलम की जो लाइनिंग है वो सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है। लंबे लंबे सेल्स हैं और उनमें पतली पतली थ्रेड, फाइन फाइबर्स जैसी स्ट्रक्चर लगी हुई है, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ठीक है, सीलिया का। अब ये करता क्या है, जब एक ऊपर यहाँ पर चढ़ रहा होगा तो ये इसको पुश करेगा, ये सेल्स का जो सीलिया है ये सीलिया पुश करेगा। सीलिया का अगर काम याद होगा तो सीलिया या तो सब्सटेंस को मूव कराता है या किसी पूरी की पूरी बॉडी को भी मूव करा लेता है, कभी कभी जैसे बैक्टीरिया वैक्टीरिया में अगर मौजूद है तो पूरी की पूरी बॉडी को भी मूव करने में हेल्प करता है। यहाँ पर ये जो ओवम है इसको ऊपर की तरफ धक्का देना है, ठीक है। तो जैसे झाड़ू से कैसे किसी भी चीज को धक्का देते हैं तो डस्ट आगे बढ़ता है, बिल्कुल उसी तरीके से सीलिया से, जब सीलिया जो है जब ये ओवम पर धक्का मारेगा तो ये बिल्कुल इस तरह से ओवम को पुश करेगा, है ना, और ये ओवम ऊपर की तरफ मूव करने में उसको आसानी होगी। तो इसके काम को फैसिलिटेट करने के लिए ऐसा इस तरह का सेल लगा हुआ होता है। आई थिंक आपको मेरा बात क्लियर हो गया होगा। तो मैं यहाँ पर अगर इस बात को लिखूं तो मैं कह सकती हूँ कि एक तो फनल शेप्ड ऑर्गन हो गया, दूसरा कि लाइंड बाई,
उसकी लाइनिंग, इसके जो वॉल्स हैं किससे बने हुए हैं, तो लाइंड बाय कॉलमिनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बात बता रही हूँ, ये 11th क्लास के चैप्टर से बड़ा इंपॉर्टेंट बात हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग जोड़ के पढ़ रहे हैं, मैंने आपसे कहा भी था कि मैं थोड़ा सा जोड़ जोड़ के पढ़ाऊंगी 11th 12th को। तो ये जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की मैं बात कर रही हूँ, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, ये पेपर में पूछ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि फैलोपियन ट्यूब के भीतर कौन से तरह के सेल्स की लाइनिंग पाई जाती है, तो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग पाई जाती है, ठीक है। तो लाइंड बाई सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, सही है क्या, इसकी लाइनिंग पाई जाती है, याद रखना है आपको ये बात, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा 12th क्लास का, क्योंकि 11th क्लास से जोड़ के बता रही हूँ मैं। सेकेंड चीज, दूसरा, ये सीलिया का प्रेजेंस यहाँ पर क्या कर रहा है, पाथवे को इजी बना रहा है ओहम के, ठीक है। तो इस बात को मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, वैसे तो जरूरत नहीं था, मैंने समझा दिया था, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सीलिया, प्रेजेंस ऑफ सीलिया नहीं लिखती हूँ, है ना, एक ही चीज को 5 बार क्या लिखना, ठीक है, आप समझ गए होंगे इस बात को, ठीक है। तो लाइंड बाय सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, यही पे लिख देती हूँ, आगे बढ़ा देती हूँ इस बात को मैं, फैसिलिटेट द पाथ ऑफ ओवम। वो सेल्स जो हैं जिसके पास सिलिया है, वो क्या करती हैं, ओवम के पाथ को फैसिलिटेट कर देती हैं, सही है, उसको आसान कर देती हैं। तो ये आपका हो गया इनफंडिबुलम के बारे में बात, ठीक है। अब आइए जरा एम्पुला। एम्पुला मतलब कोई भी जो आपका सूजा हुआ हिस्सा है, ठीक है, जो भी फुला हुआ हिस्सा, स्वोलन पार्ट जो होता है, उसको आमतौर पे एम्पुला कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ खास नहीं बताना मुझे, बस आपको इतना ही बताना था कि इस तरह के फूले हुए पोर्शन को एम्पुला कहते हैं। ये आपका इस्थमस हो गया। और देखना, ये इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम को एक साथ मिला के, इनको एक साथ मिला के फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। और इसका जो लेंथ होता है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब आ गए हम लोग, देखिए यूट्रस वाले पोर्शन में, है ना, ये आपका फंडस रीजन हो गया। ये बीच वाला जो कैविटी है, ये यूटेराइन कैविटी है, ठीक है। और ये यूट्रस के वॉल्स हैं। जो पहला वॉल है ये इंडोमेट्रियम वॉल है, ठीक है। ये ग्लैंडुलर लेयर होता है, ग्लैंडुलर लेयर होता है, इसमें ग्लैंड्स होती हैं भर भर के, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारा कुछ सिक्रीट होता है, ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहता है ना। जब किसी फीमेल को पीरियड्स आता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो मेंसेस फ्लो आता है, जब फीमेल मेंस्ट्रुअल फ्लो रिलीज आउट करती है, तो जो ब्लड्स आती हैं वो एक्चुअली यहाँ का इंडोमेट्रियम वॉल ही होता है जो टूट के गया हुआ होता है, उसके ही ब्लड वेसल्स वहाँ पे रप्चर हो जाते हैं और वो सब कुछ बाहर निकल आता है। समझ पा रहे हो बात। तो ये एक तो ग्लैंडुलर लेयर होता है, इसमें ग्लैंड्स होती हैं और ग्लैंड्स का काम सिक्रीशन का होता है, कुछ कुछ स्टोर करेंगी यहाँ पे भर भर के। एक्चुअली जब जाइगोट जब बन जाता है, ठीक है, जैसे स्पर्म और ओवम फ्यूज कर गया तो जाइगोट बन जाएगा, है ना। और जाइगोट के बनने के बाद, ठीक है, वो जाइगोट समझो जैसे स्पर्म और ओवम यहाँ पर फ्यूज किया, तो ये यहाँ पर जाइगोट बना। अब ये जाइगोट चल चल के ट्रेवल कर करके और आता है यूट्रस में, ठीक है। और यूट्रस में आकर के यूट्रस के वॉल के अंदर ये जाकर के इम्प्लांटेशन हो जाता है। मैंने एक टर्म पढ़ाया था इम्प्लांटेशन आपको, तो यहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है, वो अंदर में घुस जाता है, ठीक है। और अब यहीं पे उसका नरिशमेंट होता है, ठीक है। तो उसको नरिशमेंट कौन कर रहा है, कौन उसको फूड दे रहा है, तो एक्चुअली ये जो ग्लैंडुलर लेयर है यहाँ पर, ये ग्लैंडुलर लेयर ही, इसमें इतना सिक्रीशन से ग्लाइकोजन भरा हुआ है, वही एक्चुअली फूड देती है इसको। किसको, जो आपका जाइगोट बन के आया। एक्चुअली उसको जाइगोट नहीं कहते, पढ़ाऊंगी, इसको ब्लास्टुला कहा जाता है, ठीक है। लेकिन आप अभी जाइगोट के टर्म में याद रखो, जल्दी आपको समझ में आएगा बात। तो यहाँ पर जाइगोट जो है चल चल के जो आया है वो इसके भीतर इम्प्लांट हो जाएगा, और इस इम्प्लांटेड जाइगोट को, इस इम्प्लांटेड स्ट्रक्चर को जो न्यूट्रिशन देने का काम है, जो नरिशमेंट देने का काम है, वो इस एंडोमेट्रियम लेयर का ही होता है। तो एक्चुअली ये पहले से वहां पर चीजों को भर के तैयार करके रखती है कि जब जाइगोट आएगा तो उसको देना है खाना पीना, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये ग्लैंडुलर लेयर होता है, इसमें ग्लाइकोजन स्टोर होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर जाइगोट नहीं आता है, एक्चुअली फीमेल का पीरियड्स क्या होता है, फीमेल का जो पीरियड होता है वो बिल्कुल एक तरह से समझ के देखो कि हर महीने तैयारी होती है फीमेल की बॉडी के भीतर, ठीक है, कि फीमेल अब इस
समय में प्रेग्नेंट हो जाएगी, ठीक है। तो प्रेगनेंसी की बॉडी को तो पता नहीं है कि फीमेल प्रेग्नेंट होगी या नहीं होगी, तो प्रेगनेंसी की तैयारी हर महीने बॉडी के अंदर होती है फीमेल में, ठीक है। अब वो अलग बात है कि फीमेल प्रेग्नेंट होती है या नहीं होती है। अगर वो होती है तो पीरियड्स नहीं आएंगे, और अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती है तो उस केस में उसको पीरियड्स आ जाएंगे। तो बेसिकली जब यहाँ पर आपका जाइगोट नहीं बन के आएगा और इंसर्ट नहीं होगा, तो ये इंडोमेट्रियम लेयर जो है वो शेड ऑफ हो जाएंगी, कट करके निकल जाएंगी, टूट करके निकल जाएंगी पीरियड्स के दौरान। और टूटने वाला वो जो लेयर होता है पीरियड्स के दौरान, वो कोई और नहीं इंडोमेट्रियम लेयर होता है, जो कि हर महीने फॉर्म भी होता है और हर महीने के एंड में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड में टूट भी जाता है। समझ गए आप मेरी बात को? तो मैं इस बात को यहाँ पर लिख देती हूँ कि अंडरगोस, ये जो लेयर है इसके बारे में लिख रही हूं मैं ये बात, अंडरगोस साइक्लिकल चेंजेस, साइक्लिकल चेंजेस, हर महीने इसको साइक्लिकल चेंजेस का पार्ट बनना है, ठीक है। हो गया ये चीज। अब देखना, बीच का जो लेयर होता है ये बहुत थिक लेयर होता है, ये वाला जो लेयर होता है काफी थिक लेयर होता है, ठीक है, मोटा सा लेयर होता है ये वाला। समझ रहे हो आप? सबसे मोटा लेयर यही होता है, ये पूरा का पूरा। और एक्चुअली ये जो मोटा वाला लेयर है ये मायोमेट्रियम का लेयर है, ठीक है। मायोमेट्रियम जो होता है वो स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। तो मैं पहले तो इसको लिख लेती हूँ कि थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स का बना हुआ मोटा सा लेयर है। क्या करता क्या है समझो, फीमेल के बॉडी में जब जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेगनेंसी जब एंड होता है, तो फीमेल को डिलीवरी से पहले लेबर पेन इंड्यूस होता है उसकी बॉडी में, ठीक है, पेन होता है, उसको स्टार्ट होता है। और वो जो लेबर पेन होता है, उस लेबर पेन को कराने के लिए, ठीक है, यहीं पर हॉर्मोन्स आकर के लगती हैं। लेबर पेन को कराने के लिए जो हॉर्मोन्स रिक्वायर्ड होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। और उस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के लिए, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन आकर के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि बिल्कुल वॉल्स को इस तरीके से वहां पर वाइब्रेशंस होंगी, जिससे बच्चे को नीचे की तरफ पुश मिलता है निकलने के लिए। समझ रहे हो बात को? तो ये जो वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, ये वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए वहां पर रिसेप्टर चाहिए। हार्मोन जब तक रिसेप्टर पे नहीं लगता है तब तक वो बॉडी के किसी भी हिस्से पे काम नहीं कर सकता। अगर किसी हार्मोन को मेरे गालों पे काम करना है, चिक्स पे काम करना है, तो इसकी सेल्स पर उसका रिसेप्टर होना चाहिए, तभी वो वहां पर काम कर सकेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो ये थिक मसल है, जो ये स्मूथ मसल का जो थिक लेयर है, इसके ऊपर रिसेप्टर होता है, किस चीज का? ऑक्सीटोसिन का। और वो ऑक्सीटोसिन आकर के जब उस रिसेप्टर पे लगता है, तो यहाँ पर इस लेयर के अंदर ये लेयर जो है कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है। और उस वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन से बिल्कुल इस तरीके से वाइब्रेशंस होने लगेंगी, ठीक है। जैसे कैसे मैंने पीछे भी आपको एग्जांपल दिया था, जैसे टूथपेस्ट है, उसको नीचे से जब आप दबाते हो तो वो ऊपर की तरफ पेस्ट को रिलीज आउट करता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जो आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बिल्कुल इस तरफ से पुश किया जाएगा, तो बेबी को नीचे की तरफ रास्ता मिलेगा। समझ गए? नीचे की तरफ निकलने में उसको आसानी हो जाएगी, ठीक है, बच्चे को निकालना आसान हो जाएगा। तो ये काम करता है यहाँ पर स्मूथ मसल्स। तो आपको अगर मैं इस बात को लिखूं तो क्या लिख सकती हूं मैं? एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग contraction, exhibit strong contraction during parturition या बिफोर पार्चुरेशन, जस्ट बिफोर पार्चुरेशन, जस्ट बिफोर पार्चुरेशन, पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी, जस्ट बिफोर डिलीवरी, ठीक है। पार्चुरेशन लिखो, डिलीवरी वर्ड यूज नहीं करते हैं, रहता है ऐसा बात नहीं है, लेकिन पार्चुरेशन ज्यादा ऑथेंटिक है, याद भी होना चाहिए अल्टीमेटली। तो पार्चुरेशन, ठीक है, जस्ट बिफोर पार्चुरेशन। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है कब? पार्चुरेशन से जस्ट पहले, ताकि बच्चे को निकाला जा सके। सही है। ये पेरीमेट्रियम है, ये तो पतला सा लेयर होता है, थिन मेम्ब्रेनस लेयर होता है, बहुत ही पतला सा मेम्ब्रेन होता है ये, तो कवर होता है अल्टीमेटली, थिन मेम्ब्रेनस लेयर। सही है क्या? ये चीजें हो गई। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। थोड़ा गंदगी हो गया है तो आप कॉपी में लिखते चलना इस बात को, ठीक है, और सब देख करके एक एक पॉइंट नोट कर लेना, ताकि आपको याद होने में आसानी हो जाए। एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है मायोमेट्रियम का, ठीक है। यहाँ पर ये इसका एक पॉइंट और ये इसका दूसरा पॉइंट, इसमें एक ही पॉइंट है। सही है। चलो अब देखो जरा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। यूट्रस के वॉल के बारे में बात हो गई।
अब आते हैं नीचे, ठीक है, यहाँ देखो, इस पोर्शन को मैंने कहा था सर्विक्स कहते हैं, ठीक है। ये सर्विक्स के देखो, यहाँ सर्विक्स है और यहाँ सर्विक्स है, और इस सर्विक्स के बीच में जो रास्ता है इसको सर्विकल कैनाल कहते हैं। ये सर्विकल कैनाल और ये हो गया आपका वजाइना, है ना, ये पूरा पोर्शन वजाइना है, ये वजाइना का रास्ता है। इन दोनों को एक साथ मिला करके, इन दोनों को एक साथ मिला के बर्थ कैनाल कहा जाता है। सर्विकल कैनाल और ये वजाइनल कैनाल, इसको एक साथ मिला करके, देख पा रहे होगे, इसको बर्थ कैनाल कहते हैं। समझ रहे हो बात को? दोनों को एक साथ मिला के बर्थ कैनाल कहते हैं। क्यों कहते हैं बर्थ कैनाल? बच्चे के आने का रास्ता होता है ये, ठीक है, बेबी यहीं से बाहर आता है, जिसको बर्थ कैनाल कहा जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है। ये जो वजाइना है, ये सर्विक्स का बात हो गया, सर्विकल कैनाल और बर्थ वजाइनल कैनाल को जोड़ करके बर्थ कैनाल बना दिया। अब देखो वजाइना को, जो वजाइनल कैनाल है या जो वजाइना है उसके लेयर को देखो जरा। वजाइना जो होता है, सबसे पहले तो नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ होता है। अब घबराना नहीं, इतना लंबा चौड़ा नाम बोल दिया तो, ठीक है, ये सब 11th क्लास का टर्म है, ठीक है, लेकिन फिर भी पहले मैं यहाँ लिखती हूँ, फिर मैं मतलब समझाती हूँ कि क्यों मैंने ये बात बताई। तो मैं पहले यहाँ लिखती हूँ, ये किससे लाइंड है? तो एक्चुअली वजाइना जो है लाइंड बाई नॉन केरेटिनाइज्ड, ठीक है, नॉन केरेटिनाइज्ड। इधर का पार्ट थोड़ा सा साफ कर देती हूँ, आप नोट कर चुके होंगे, ठीक है, तो ये मैं हटा देती हूँ यहाँ पे। नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू, ईटी, इपिथेलियल टिश्यू से लाइनिंग है। अब क्या इसको बताने का पर्पस था? कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे आपका स्किन जो है, ठीक है, आपके बॉडी के ऊपर में जो स्किन है, ये जो स्किन है ये केरेटिनाइज्ड है, और केराटिन के डिपोजिशन से, केराटिन एक जो प्रोटीन है, इसके डिपोजिशन से स्किन जो है वो थोड़ा सा रफ हो जाता है, थोड़ा सा टफ स्ट्रक्चर बन जाता है। जब भी कहीं पर केराटिन नहीं होगा तो वो स्ट्रक्चर सॉफ्ट बहुत ज्यादा होगा। तो पहले तो वजाइना बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू होता है, बहुत ही ज्यादा वहां पे जो टिश्यू होती है वो सॉफ्ट होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, केराटिन के डिपोजिशन से स्ट्रक्चर जो है वो लेस फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक है, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह जाती, उसमें टाइट स्ट्रक्चर बन जाता है। जबकि वजाइना जो है एक बहुत ही फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इसकी अच्छी इलास्टिसिटी होती है, मतलब अपने जरूरत के अकॉर्डिंग ये डायलेट या कॉन्ट्रैक्ट होते रहता है। अब समझो, चाइल्ड बर्थ के दौरान बच्चा को निकालना है, तो बच्चे को निकालने के लिए यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को डायलेट होना पड़ता है, बढ़ना पड़ता है साइज में, तभी बच्चा बाहर आ पाएगा। तो ये स्ट्रक्चर सफिशिएंटली डायलेट हो जाता है ताकि एक बेबी बाहर आ जाए, और जब बच्चा बाहर आ जाएगा तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग, जैसा उसका सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, उसका साइज जो है वापिस से कम हो जाएगा, ठीक है। तो वजाइना जो होता है वो हाईली स्ट्रेचेबल ऑर्गन होता है। समझ में आया ये बात? तो नॉन केरेटिनाइज्ड होने के चलते ही ये दोनों प्रॉपर्टी है उसके अंदर, पहला तो सॉफ्ट हुआ और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, ठीक है। फिर स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर कोई स्ट्रक्चर हो तो उसको स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। सब 11th का टर्म है, कुछ भी नया नहीं बता रही हूँ, सब 11th में पढ़ना है आपको, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब मल्टी लेयर होता है। अब जो वजाइना का जो सेल्स होता है, जो वजाइना का लेयर होता है वो मल्टी लेयर होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या फिर इंटरकोर्स के दौरान जो सेल्स डिसरप्ट हो जाती हैं, टूट जाती हैं, उन सेल्स को वापिस से वहां पर क्या होता है, उनकी मेंटेनेंस करा दी जाती है, क्योंकि मल्टी लेयर होता है, एक लेयर हटा तो अगला लेयर वहां पर पहले से है, मल्टी लेयर्स है। साथ में उसके डीप में जो वजाइना का बहुत सारा लेयर है, तो सबसे अंदर का लेयर होता है, सबसे जो नीचे का लेयर होता है, वहां पे कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन भी चल रहा होता है, तो उससे भी वो अपने आप को मेंटेन करा लेता है, ठीक है, कि जो भी सेल डिसरप्ट होंगी उसको वापिस से मैनेज कर लेगा वो। सही है क्या? तो ये आपका स्ट्रेटिफाइड का प्रॉपर्टी हो गया। स्क्वेमस इज सिंपली फॉर सेप, है ना। स्क्वेमस का मतलब सेल्स जो है वहां की फ्लैट है बिल्कुल, तो यहाँ की सेल्स जो होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती हैं, ठीक है, और ये नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू इसको कहा जाता है। वजाइना का जो ये टिश्यू होता है ये एक्चुअली यहाँ पर सिक्रीशंस बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है, ग्लाइकोजन सिक्रीट रहता है यहाँ पर, और ग्लाइकोजन जो रहता है वो एक्चुअली मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू आपको ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जब एसिड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ का जो पीएच होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, उसको वो एसिडिक कर देता है। समझ रहे हो बात को? इसीलिए मैंने एक बार पीछे कहा भी था, वजाइना का पीएच एसिडिक होता है, ठीक है।
वजाइना का पीएच एसिडिक होने के पीछे एक फायदा ये होता है कि कोई भी दूसरे तरह का जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो जल्दी यहाँ पर ग्रो नहीं कर सकेगा। इतना एसिडिक इन्वायरमेंट है कि वहां पर वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो इसलिए भी वजाइना का पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है, और वो एसिडिक बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, ग्लाइकोजन को मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू एसिड में लगातार कन्वर्ट होते रहता है, जिसकी वजह से ये चीज हो पाता है। बात समझो? जैसे वजाइना पे बैक्टीरिया बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया वजाइना के पीएच को एसिडिक मेंटेन कराने में, उस ग्लाइकोजन को एसिड में कन्वर्ट करने में और वहां के पीएच को एसिडिक बनाने में हेल्प करते हैं। वो उसके लिए अच्छे बैक्टीरिया हैं, मतलब उसके लिए वो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, उसको मदद करते हैं सही रखने में, ठीक है। लेकिन कोई पैथोजेनिक ना आ जाए बैक्टीरिया, वहां पर कोई पैथोजन ना घुस जाए जो डिजीज कॉज कर दे, इसके लिए वो पीएच को एसिडिक बना के रखा जाता है। क्लियर है क्या? तो ये आपका वजाइना का काम हो गया। अब देखो, वजाइना से नीचे आओगे तो ये स्ट्रक्चर, ये वजाइनल ओपनिंग है, इसको भी लिखा नहीं है मैंने, लिख देती हूँ ये बात। ये जो चीज है, ये थिन मेम्ब्रेन को हाइमन लिखा है, और ये जो है ये वजाइनल ओपनिंग है, या फिर इसको मियटस भी कह सकते हो, ठीक है। बताया था किसी भी तरह के छेद को, होल को मियटस कहते हैं। तो ये वजाइनल ओपनिंग है, ठीक है। अब देखना जरा, यही वजाइनल ओपनिंग ही आपको सिर्फ नजर आएगा बाहर से, और आपको इसके भीतर का कुछ भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। अब समझना, ये इसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली जैसी स्ट्रक्चर लगी हुई है, इसको हाइमन कहा जाता है, ठीक है। हाइमन जो होता है, सबसे पहले तो इसमें छोटा सा छेद बना होता है, ये हाइमन टूटा हुआ होता है, ठीक है, खुद से ही। ये हाइमन किसी किसी का यहाँ पर ये ज्यादा टूटा हुआ रहता है, ज्यादा इसमें बड़ा सा स्लिट होता है, और किसी किसी का छोटा स्लिट होता है, लेकिन होता सबका है। जिसका नहीं होगा उस फीमेल को बाई ऑपरेशन कराना पड़ता है, उसको ब्लाइंड वजाइना कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये छेद होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना भी मेंसेस का फ्लो है वो यहीं से आना है, ठीक है। वजाइनल ओपनिंग ही वो रास्ता होता है जहां से फीमेल के मेंस्ट्रुअल का फ्लो आता है। ध्यान से सुनना आप, मैं यहीं पर आपको भी अगला फोटो बनाऊंगी तो समझाऊंगी भी। ये जो होल है, इस होल से दो चीजें होती हैं, दो चीजें नहीं तीन चीजें होती हैं। पहली चीज, मेंस्ट्रुअल फ्लो सारा इसी होल से बाहर आता है, जो भी मेंसेस का ब्लड है वो यहीं से निकलता है। फीमेल को सेक्सुअल इंटरकोर्स करना होगा तो भी वो इसी होल से कर सकती है, ठीक है। और चाइल्ड बर्थ भी यहीं से होता है, बच्चे का जन्म भी यहीं से होता है, समझ गए। इस तीन काम के अलावा और इसका कोई काम नहीं है। कोई यूरिन व्यूरिन यहाँ से पास नहीं करता, यूरिन का अलग एक ओपनिंग है, ठीक है। मेल में ऐसा नहीं था, मेल में स्पर्म आने का रास्ता और यूरिन आने का रास्ता सेम था, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल का एनाटॉमी डिफरेंट होता है मेल से, ठीक है। फीमेल में ये रास्ते से आपको यूरिन नहीं आ सकता है। अब ये जो हाइमन है, ये पहले से ही थोड़ा सा इसमें हल्का सा पार्ट टूटा हुआ रहता है ताकि मेंसेस का फ्लो यहाँ से बना रहे, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो यहाँ पे आ सके। जिस फीमेल का नहीं आता है, मैंने बताया, उसको ब्लाइंड वजाइना बोलते हैं उस प्रॉब्लम को, और उसको ठीक करना पड़ता है बाय ऑपरेशन, जा करके वहां से कट करना पड़ता है ताकि मेंसेस का फ्लो आने शुरू हो जाए, ठीक है। अब एक समाज में टैबू है, एक बहुत ही सिक मेंटालिटी लोगों के अंदर बना हुआ है। क्या? कि लोगों को लगता है कि जो हाइमन है वो वर्जिनिटी का टेस्ट होता है। क्या होता है वर्जिनिटी? वर्जिन का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसने कभी भी सेक्सुअल एक्सपीरियंस ना किया हो, उसको वर्जिन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हाइमन है उसका, अगर फीमेल का ये हाइमन मान लीजिए कि टूटा हुआ है, ब्रोकन है, ठीक है, तो बहुत बार सामने वाले पार्टनर को ऐसा लगता है कि फीमेल जो है पहले से सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी के साथ कर चुकी है, फिजिकली इन्वॉल्व हो चुकी है, बट ऐसा नहीं है। हाइमन जो है वो बहुत सारी वजह से टूटा हुआ होता है, जैसे कि पहले से ही किसी किसी का फीमेल का जो हाइमन होता है वो उतना स्ट्रांग बना ही नहीं होता है, बहुत हल्का फुल्का होता है, या फिर होता ही बहुत कम है, बहुत ऑलरेडी नहीं होता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, ये हो सकता है। या फिर फीमेल एक स्पोर्ट पर्सन है, उसने फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करी हुई है, ठीक है, बहुत ज्यादा दौड़ भाग, स्पोर्ट्स पर्सन, हॉर्स राइडिंग, इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करती अगर होगी तो उस केस में भी हाइमन टूट जाता है फीमेल का। या फिर मार्केट में एक स्ट्रक्चर आता है, एक सामान मिलता है, टेम्पॉन कहते हैं उसको, ठीक है। फीमेल पीरियड्स के दौरान पैड लेती हैं, टेम्पॉन भी पैड की तरह ही होता है, लेकिन उसका एक्चुअली जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, टेम्पॉन ऐसा होता है, ठीक है। अब ये जो होता है, ये पोर्शन, ये बेसिकली ब्लड को शक करता है, ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जैसे पैड में पैड का हिस्सा ब्लड एब्जॉर्ब करता है, यहाँ पर ये ब्लड को एब्जॉर्ब करता है। अब फीमेल इस स्ट्रक्चर को उठा करके और अपने हाइमन के अंदर, सॉरी हाइमन से कह रही हूँ, वजाइनल ओपनिंग से अंदर इंसर्ट कर लेती है कि जो भी मेंसेस का फ्लो आएगा वो इसके भीतर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। मार्केट में आता है, इसको टैम्पॉन बुलाया जाता है, और ये थ्रेड होता है बाहर की तरफ लगा हुआ होता है, इससे फिर इसको खींच के निकाल लिया जाता है। अब
अगर फीमेल टैम्पॉन यूजर है तो उस केस में भी उसका जो ये हाइमन है वो फटा हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि टैम्पॉन यूज करने में हाइमन मोस्टली फट जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी भी रीजंस हो सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो फिजिकली इन्वॉल्व हुई है किसी के साथ। बहुत बार तो फीमेल फिजिकली इन्वॉल्व हो भी जाए तब भी उसका हाइमन फटता नहीं है, क्योंकि उसके हाइमन में ऑलरेडी इतना, हाइमन का पोर्शन ऑलरेडी इतना कम होता है कि उसके लिए उसको कभी भी पेनिट्रेशन से वो स्ट्रक्चर फट नहीं सकता है, ठीक है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, और आपको याद रखना है कि ये वर्जिनिटी का इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। हाइमन का प्रेजेंस और एब्सेंस वर्जिनिटी का इंडिकेटर नहीं होता। आप किसी भी तरीके से कोई फीमेल वर्जिन है या नहीं इस चीज को पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका नहीं है इसको ढूंढने का, ये बहुत ही गलत एक सिक मेंटालिटी है लोगों के बीच में। चलें बात करें आगे, ये चीज भी हो गया। अब देखिएगा जरा, इसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद अब हम लोग चलते हैं आगे के टॉपिक पर, और मैं आपको एक आखिरी फिगर बना के दिखाती हूँ, ठीक है। इसके बाद आज का टॉपिक यहीं से एंड कर देंगे हम। चलिए शुरू करें अब। नेक्स्ट जो अपना फोटो है उसमें देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको, अब चूंकि मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया, मैंने आपको दिखा दिया वजाइना कहाँ है, सर्विक्स कहाँ है, यूट्रस कहाँ है, फैलोपियन ट्यूब कहाँ पे है, ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब मेरे को सिर्फ आखिरी एक चीज बतानी रह गई है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, जिसको वल्वा कहते हैं, वो मुझे बताना है, तो वही मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो देखना जरा, वल्वा को मैं देख लेते हैं हम लोग। एक फीमेल है, ठीक है, जिसको हमने लिटा दिया है, ठीक है, और हमने लिटाने के बाद उसका सर जो है वो उधर है, ठीक है, और उसका जो पेट वाला पोर्शन है, जो ये वाला हिस्सा है, वो ऊपर की तरफ है, ठीक है, और पीठ के बल लेटी हुई है। तो ये एंटीरियर पोर्शन हो गया है उसका, ठीक है। ये उसका पोस्टीरियर पोर्शन हो गया है, ठीक है। चलो देखो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं यहाँ पे मार्किंग शुरू करती हूँ, ठीक है, और देखते चलना। सबसे पहले तो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको कहते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ, बस हो गया, ठीक है। चलो आप सुनना जरा। सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, वहां पे लिखा था मैंने, ये है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। अब फिर ये जो मैंने छोटे छोटे यहाँ पर ब्लैक ब्लैक कलर के बना रखे हैं, ये प्यूबिक हेयर है, ठीक है। जेनिटल पार्ट्स पर जो हेयर होते हैं उसको प्यूबिक हेयर कहते हैं, सबसे पहली क्लास में शायद मैंने बताया था। तो ये प्यूबिक हेयर है, और यहाँ पर फैटी टिश्यू होता है, मतलब यहाँ पर फैट स्टोर होता है टिश्यू के अंदर, ठीक है। तो ये मैं लिख दूंगी आगे, तो इसको मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर ये देखो, ये हेयर यहाँ पे भी थोड़े थोड़े आ जाते हैं, यहाँ पे भी रहते हैं, इस वाले हिस्से पर भी, और इसको कहते हैं लेबिया मिजोरा, ठीक है। जबकि जो ये अंदर वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं लेबिया माइनोरा, सही है। ये जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं वेस्टिबुली, ठीक है। उसके बाद और देखो जरा, यहाँ पे कुछ कुछ और चीजें हैं। ये पोर्शन कवर होता है, थोड़ा सा ढका हुआ होता है, ठीक है। समझना, जो पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है, वो एक्चुअली एक बड़ा सा टिश्यू है,
और बस उसका थोड़ा सा हिस्सा केवल दिख रहा है आपको। तो जो हिस्सा दिख रहा है एक्चुअली वो क्लाइटोरिस है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ इस बात को भी। ये जो हिस्सा है ये क्लाइटोरिस है, और इस क्लाइटोरिस को ऑलमोस्ट कवर कर लिया गया है। ठीक है, तो जिस पार्ट से कवर किया गया है इसको प्रीप्यूस कहते हैं। याद होगा, मेल में भी था ये टर्म प्रीप्यूस। ठीक है, और बिल्कुल वही है भी, प्रीप्यूस कहते हैं इसको। ये जो चीज है ये है वजाइनल ओपनिंग, जो पीछे अभी आप देख करके आए हैं। ठीक है, देखिएगा जरा, ये है वजाइनल ओपनिंग। मेल में दो ओपनिंग्स होती हैं, एक एनल ओपनिंग होता है जहां से सॉलिड वेस्ट आता है, और एक आपका यूरेथ्रा के पास जो ओपनिंग होता है वो होता है। ठीक है, यूरेथ्रा वाली ओपनिंग से स्पर्म भी आता है और यूरिन भी आता है। फीमेल में 3 ओपनिंग्स होती हैं। पहला ओपनिंग वजाइनल ओपनिंग, फिर देखना ये एक ओपनिंग होता है, सॉरी ये वजाइनल ओपनिंग नहीं है, एक मिनट, सॉरी, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है भाई, यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, ये देखो आप, ये है वजाइनल ओपनिंग। ये पार्ट यहां तक कवर्ड है ये भी। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, ये हाइमन है। पीछे भी जस्ट पढ़ाया कि जो आपका ओपनिंग था उसमें आधा पार्ट या उससे आधा से ज्यादा पार्ट जो था वो बंद था, तो वो हाइमन होता है। ठीक है, इसको लिख दो यहाँ पे, ये हाइमन है, ये हाइमन है। और जो बच गया ओपनिंग, ठीक है, ये ऊपर से टिश्यू, ये देखो, ये जो ये वाला चीज है वो जैसे ऐसे कोई टिश्यू हो गया। ठीक है, ऐसे कोई टिश्यू है, और इस टिश्यू को, जैसे मान लो इतना लंबा कोई टिश्यू है, अब वो इतना, ये वाला जो क्लाइटोरिस है ना, ये लंबा सा टिश्यू होता है भाई, इतना लंबा अंदर की तरफ होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर ऐसे कवर कर दिया हमने, तो सिर्फ इतना ही पार्ट नजर आएगा, तो हम इसको क्लाइटोरिस एक्चुअली बोल ले रहे हैं। लेकिन ये क्लाइटोरिस सिर्फ इतना सा नहीं है, ये एक्चुअली ये पूरा क्लाइटोरिस है, समझ रहे हो। इसके ऊपर हमने ऐसे कवर चढ़ा दिया है, इस कवर को, ये जो कवर है इसको प्रीप्यूस कह रहे हैं। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये जो कवर है इसको प्रीप्यूस कहते हैं, इस वाले को क्लाइटोरिस कह ले रहे हैं। ठीक है, चलो, और ये आपका यूरेथ्रल ओपनिंग हो गया, ये हाइमन हो गया, और नीचे वाला जो है इसको कहा जाता है वजाइनल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग। और जहां जहां ओपनिंग लिख रही हूं वहां तुम मियटस भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये पूछने की बात नहीं है। और ये जो है ये एनल ओपनिंग है, एनल ओपनिंग है जहां से सॉलिड वेस्ट बाहर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो आई थिंक आपको ये सारा बात क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आई थिंक कुछ भी छूट तो नहीं रहा है हम लोग का ना, कुछ नहीं छूट रहा है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं सब कुछ। ठीक है, छूट रहा होगा तो लिख लेंगे। मॉन्स प्यूबिस के बारे में मैंने क्या कहा कि ये एक फैटी टिश्यू होता है। ठीक है, फैटी टिश्यू कवर्ड विथ प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर से ये कवर्ड होता है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे हेयर इस पे लगे हुए होते हैं, फैटी टिश्यू होता है और प्यूबिक हेयर से कवर्ड होता है। पहला चीज मॉन्स प्यूबिस। उसके बाद मॉन्स प्यूबिस के बाद देखो ये वाला पोर्शन मॉन्स प्यूबिस है, उसके बाद मॉन्स प्यूबिस को ही कंटिन्यू करता है ये वाला पोर्शन, ये चौड़ा वाला पोर्शन, इसको लेबिया मेजोरा कहते हैं। ठीक है, लेबिया टर्म का मतलब लिप्स होता है, और मेजोरा मतलब बड़ा वाला लिप्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसको आउटर लिप्स भी कह देते हैं, आउटर लिप्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो लेबिया मेजोरा होता है वो मॉन्स प्यूबिस को कंटिन्यू किए रहता है, तो हेयर इस पर भी थोड़ी थोड़ी आ जाती है, इस पर भी प्यूबिक हेयर लगे हुए होते हैं। ठीक है, फिर इस लेबिया मेजोरा के बाद देखना जरा, एक आपका जो है, समझो, एक लेयर ये हो गया मॉन्स प्यूबिस हो गया। फिर यहां पर ये आपको आउटर लिप्स हो गई। ठीक है, इस आउटर लिप्स के नीचे एक छोटी सी लिप्स लगी हुई है, पतली सी और लिप्स लगी हुई है, उसके ऊपर आउटर लिप होता है। तो जो छोटी वाली अंदर वाली लिप है, ठीक है, उसको देखो लेबिया माइनोरा कहा गया है। माइनोरा मतलब छोटा, लेबिया मतलब लिप्स, तो इसको इनर लिप्स कहते हैं, इनर लिप्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो होता है वो एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, सॉफ्ट टिश्यू होता है। यहां लिख देती हूँ इसको, सॉफ्ट टिश्यू यहाँ पर होता है, बहुत ही हाईली सॉफ्ट टिश्यू होता है ये लेबिया माइनोरा। ठीक है, चलो ये वाला पोर्शन हो गया जो कि इसके नीचे है। दिखाना है मुझे तो थोड़ा सा इसको अलग करके दिखाए, बट ये इसके नीचे है। सही है, चलो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन, इसको वेस्टिबुली कहते हैं। ठीक है, और वेस्टिबुली के अंदर काफी सारी चीजें हैं, जिसमें से
यहाँ पर ये चीज छूट गया एक, देखो ये जो है यहाँ पर ये, ठीक है, ये जो 2 मैंने डॉट बना रखे हैं ये एक्चुअली बार्थोनिन ग्लैंड है। तो कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, 2 होते हैं बार्थोनिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड है, ठीक है। ये बार्थोलिन ग्लैंड जो होती हैं ये बिल्कुल सिमिलर काम करती हैं जो काम काउपर्स ग्लैंड मेल के अंदर किया करते थे, या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो मेल के अंदर किया करते थे। क्या काम करते थे वो, पेनिस को लुब्रिकेट किया करते थे, लुब्रिकेशन भेजते थे वहां पर, ठीक है। उसी तरीके से ये भी लुब्रिकेशन को ही भेजती है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सिमिलर टू काउपर्स ग्लैंड हेल्प इन लुब्रिकेशन, ठीक है, लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। मैंने कहा था कि दोनों ही लुब्रिकेंट्स बनाते हैं, मेल का बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से बनता है और फीमेल का बार्थोलिन ग्लैंड से बनता है, ठीक है। चलो ये तो एनल ओपनिंग हो गया है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, एनल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग और ये आपका यूरेथ्रल ओपनिंग। इसमें तो कुछ बताना नहीं है मुझे। यहाँ से आपका यूरिनरी ब्लैडर, अंदर में यूरेथ्रा होगा और उसके ऊपर यूरिनरी ब्लैडर होगा, ठीक है। ये पोर्शन हाइमन है, इसके बारे में पीछे ही सब कुछ बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और ये पोर्शन देखो, ये क्लाइटोरिस है, ठीक है। तो क्लाइटोरिस जो है, देखो छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्चुअली छोटा होता नहीं है लेकिन यहां से छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, छोटा सा उंगली जैसा निकला हुआ छोटा सा इसको प्रोजेक्शन होता है, स्ट्रक्चर होता है। इसका कोई खास रोल रिप्रोडक्शन के अंदर तो नहीं है, इसका सिर्फ होता है रोल, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, हेल्प इन सेक्सुअल प्लेजर, बस, ठीक है। प्रोसेस को पेनफुल ना होने दे, उसमें उसको प्लेजर फील कराए, तो इसके लिए बना हुआ होता है और इसका कोई काम नहीं होता। क्लाइटोरिस के ऊपर एक कवर होता है, ठीक है। जैसे याद करो, क्लाइटोरिस, इसका मतलब समझ गए, क्लाइटोरिस एक इरेक्टाइल टिश्यू है, जैसे पेनिस एक इरेक्टाइल टिश्यू है। पेनिस का तो खैर और भी काम होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म भी कराना है इसको तो, लेकिन उसके पास भी इरेक्टाइल टिश्यू होती है। उस तरह से क्लाइटोरिस भी एक इरेक्टाइल टिश्यू है। और पेनिस के ऊपर भी एक कवर लगा था, फॉरस्किन का कवर था, जिसको प्रोप्यूस भी बुलाते थे तुम। उसी तरीके से क्लाइटोरिस के ऊपर भी एक कवर लगा है और उसी कवर को प्रोप्यूस बुला रहे हैं, तो ये सिमिलर टू फॉरस्किन है, सिमिलर टू फॉर स्किन है। समझ में आ रहा है। इवन ये जो लेबिया मेजोरा है, ठीक है, ये स्क्रॉटम से सिमिलैरिटी रखता है, सिमिलर टू स्क्रॉटम। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था स्क्रॉटम पे बहुत सारे सीबेसियस ग्लैंड होते हैं, ठीक है, जो वहां पे मॉइस्चर मेंटेन कराते हैं, ठीक है, और उस जगह के मॉइस्चर को ठीक रखते हैं, ठीक है, वहां पे ड्राइनेस नहीं होने देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से लेबिया मेजोरा पे बहुत सारे सीबेसियस ग्लैंड रहते हैं और इस एरिया के नमी को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है, मॉइस्चर को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। तो सिमिलर टू स्क्रॉटम होता है लेबिया मेजोरा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारा बात क्लियर हो गया होगा और शायद फुली आपको ये बात, इस बात की क्लैरिटी हो गई होगी कि फीमेल में कितना ओपनिंग होता है, कैसा होता है, कौन सा चीज कहाँ पे पोजिशन है, ठीक है। तो अब आप इस फोटो को अपनी कॉपी में सारा पहले बना लीजिएगा एंड देन फिर उसके बाद एनसीईआरटी को जरूर रीड करना आप, ठीक है। एनसीईआरटी रीड करोगे तो आई थिंक आपको एक वर्ड टू वर्ड बात क्लियर हो जाएगा, सारा बात आपको समझ में आएगा, मैंने सब कुछ बता दिया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।